मुलाहिज़ा कीजिए ज़ंबील नामा की 80वीं किस्त। रमाकांत की तहरीर, खिलाफ मामूल, हिंदी से तर्जुमा रफ़ीक अहमद नक्श। माँ जब तब कहा करती, हमारे तो करम ही फूट गए हैं। हम सारी बातों का सिलसिला जोड़ लेते। माँ ने पिताजी से शाम और अगले दिन सुबह के लिए सब्जियां या बाजार से कुछ और लाने को कहा होगा। पिताजी ने कहा होगा, हाँ हाँ झोला और पैसे दे दो। माँ ने पैसे और झोला उनके पास रख दिए होंगे, लेकिन पिताजी उठे नहीं होंगे। फिर माँ ने कहा होगा, अरे पैसे और झोला रख दिए हैं। हाँ हाँ उठ रहा हूँ, ये खबर पढ़ लूँ। पिताजी ने कहा होगा, अरे मेरी अंगीठी की आंच बेकार जा रही है, ये खबर फिर पढ़ लेना। माँ की आवाज़ में हल्की चिड़चिड़ाहट रही होगी। पिताजी ने समझाया होगा, अरे तो रोटियां सेक लो ना, आंच क्यों बर्बाद कर रही हो। लेकिन रोटियां भी सिक गई होंगी। तब पिताजी ने अखबार से अपना ध्यान हटाए बिना कहा होगा, अरे रोटियां भी सिक गईं, अच्छा तो कोई अचार या चटनी नहीं है, उसी से खा लेंगे। तुम खा लोगे, लेकिन मल्लू और गल्लू सवेरे ही स्कूल जाना होता है उन्हें, कोई मक्खन और दूध नहीं मिलता उन्हें। सब्जी होगी तो 2-2 रोटियां खाकर स्कूल चले जाएंगे और उसी पर 2 बजे तक रहेंगे। तो इन्हीं में से किसी से मंगा लो ना। ये नहीं हो सकता, माँ कहती। यहीं तो नहीं है बाजार, कितना खतरनाक है। रिक्शों, तांगों और मोटरों की भरमार रहती है। फिर मोहल्ले के शैतान छोकरे बात बेबात पर लड़ाई झगड़े करते हैं। तुम्हें नहीं जाना तो मुझसे ही क्यों नहीं कह देते, मैं ही तुम्हारे रहते सब जगह आऊं जाऊंगी। हे भगवान, मेरे तो। ओ अच्छा, पिताजी कहते। वो अखबार अच्छी तरह तह करके रख देते, फिर झोला और पैसे उठाकर बाजार चले जाते। ये करीब करीब रोज का सिलसिला था। काम से आते हुए वो कभी कभी अपने साथ कोई किताब भी ले आते। वो कबाड़ी के यहाँ से खरीदी पुरानी किताबें होती, किसी की जिल्द ना होती, किसी के पन्ने एक दूसरे से अलग रहते। घर में कमरे के जिस कोने में उनकी चारपाई रहती, उस पर करवट से लेटकर काफ़ी देर तक वो उन किताबों के पन्ने समेटते संभालते रहते, फिर उन्हें पढ़ने लग जाते। उसी समय बार बार माँ उनसे बाजार जाने की जिद करने लगती। एक बार ये सिलसिला बदल गया। उस साल सर्दियाँ बहुत जल्द शुरू हो गई थीं और सालों पुरानी रज़ाइयों को उधेड़कर उनकी खोलियां धुला लेने और रुई को दोबारा धुलवाने के लिए काफ़ी मौका मिल जाता था, लेकिन इस बार नहीं मिला। हमें पुरानी रज़ाइयाँ ही ओढ़नी पड़ी। उनकी रुई ढीली पड़कर इधर उधर खिसक गई थी, लेकिन अब उन्हें ठीक कराने का मौका नहीं था। मेरा कोट छोटा हो गया था, मेरे स्वेटर की भी ऊन उधड़ रही थी। एक पुरानी कमीज पहनकर मैं स्वेटर पहन लेता, फिर ऊपर से एक कमीज और। उस दिन सर्दी ज़रा ज़्यादा थी। पिताजी के सामने मैंने चाय रखी तो मेरे दांत किटकिटा रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम अपना कोट क्यों नहीं पहनते? मेरे तो छोटा हो गया, मल्लू को आ गया है, मुझे नया कोट ले दीजिए। छोटा हो गया, ज़रा भी पहनने के लायक नहीं। मैंने मल्लू से कोट लेकर पहनकर दिखाया। आस्ती ने कलाइयों से 4 उंगल ऊपर तक चढ़ाई और बटन बहुत मुश्किल से बंद हुए। तू बड़ा हो रहा है। मेरी पीठ थपथपाते हुए पल भर को वो मेरी तरफ देखते रहे। उनके होठों के कोनों में दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मैंने उन्हें हंसते कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें तक जैसे हंस रही थीं, लेकिन सिर्फ लम्हे भर को। अगले ही लम्हे वो फिर उदास हो गए। आंखों में हमेशा छाई रहने वाली किसी पीड़ा की उदासी जैसे फिर छा गई। उस दिन उन्होंने अखबार पढ़ा, ना ही अपनी किताबें संभाली। किताब और अखबार चारपाई के सिरहाने दीवार में बनी अलमारी में रख दिए और हथेलियों पर गर्दन टिकाए बहुत देर छत की तरफ देखते रहे। माँ ने सब्जी लाने के लिए कहा तो उन्होंने ज़रा भी तकरार नहीं की। चुपचाप झोला उठाया और बाजार चले गए। उसके बाद वो कई दिनों तक ना अखबार लाए और ना कबाड़ी के यहाँ से कोई किताब। हमें कई हफ्तों बाद पता चला। उस दिन दोपहर को हम स्कूल से लौटे तो पिताजी खिड़की के पास एक स्टूल खींचकर बैठे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक बार हमारी तरफ देखा और फिर अपनी नज़रें किताब में गड़ा लीं, जैसे अब नज़रें वहीं ठहर जाएंगी। हमारे लिए दिन की रोटियां रखी रहती थीं, उस दिन नहीं मिली।
शाम को माँ ने और दिनों की तरह सौदा लाने के लिए पिताजी से बाजार जाने को भी नहीं कहा और रात को नमक और पानी के साथ हमारे आगे 2-2 रोटियां रखकर रोने लगी। रोते रोते ही उन्होंने बताया, पिताजी की नौकरी 2 महीने पहले ही छूट गई थी। हमने फिर सारा सिलसिला जोड़ लिया। पिताजी रोज काम की तलाश में निकलते थे। हमारे स्कूल जाने से पहले ही वो निकल जाते और काफ़ी शाम ढले लौटते थे। बहुत थके हुए वो घर में दाखिल होते और निढाल हो हथेलियों में सर थामे अपनी चारपाई पर देर तक बैठे रहते। कमरे में दूसरी तरफ हम बैठकर पढ़ा करते। हम ये दिखाने की कोशिश करते कि हमें कुछ पता नहीं। माँ पिताजी के सामने स्टूल खींचकर उस पर कुछ खाने की चीज़ें रख देती। हम देखते कि खाने की चीज़ें रोज़ कम से कम होती जा रही थीं। हमें डर लगता था कि ऐसा न हो कि एक दिन उनके सामने जो थाली रखी जाए उसमें कुछ हो ही ना। पिताजी एक रोटी खा लेते, फिर कहते भूख नहीं है। फिर हम भी यही करने लगे। थोड़ा सा कुछ खाकर हम खूब ढेर सारा पानी पी लेते और फिर कह देते भूख नहीं है। पहले ये बहाना था, बाद में आदत बन गई। हमें सचमुच भूख कम लगती थी। माँ बहुत डरी डरी सी रहने लगी थी। उनका डरा डरा सा मिजाज बहुत अजीब लगता। अब वो किसी बात पर जोर न देती, पिताजी को पढ़ने के लिए भी न कोसती। लेकिन पिताजी ने अब पढ़ना बंद कर दिया था। वो लेटकर कुछ पढ़ने की कोशिश ज़रूर करते, लेकिन बहुत जल्द ही उसे बंद कर रख देते। फिर लालटेन बुझाकर सो जाते। उनकी बदली हुई आदतों को देखकर माँ जैसे और भी सहम जाती। एक दिन पिताजी के साथ एक आदमी आया। हम उसे जानते थे। चौराहे पर उसकी रद्दी सामान की दुकान थी। माँ घर भर में घूमकर सामान लाती और कमरे के बीच में रखती जाती। सबसे आखिर में वो अपनी सिलाई मशीन ले आई। हमें लगा कि उसे रखते रखते शायद वो खुद गिर पड़ेंगी। उस आदमी ने उनके हाथ से मशीन संभाल ली, लेकिन हमारा डर गलत निकला। एहतियात से मशीन रखकर आंचल से अपने हाथ पोंछती हुई बहुत बारीकी से वो हर चीज़ का भाव ताव करने लगी। उस दिन बहुत दिन के बाद माँ ने उनसे बाजार जाने की जिद की। हम में से किसी ने उस दिन भूख न लगने की शिकायत न की, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये नहीं चल सका। माँ ने पिताजी से कहा, क्यों ना मैं ही कोई काम तलाश करूं? तुम? पिताजी ने कहा, तुम कौन सा काम करोगी? मुझे क्या पता, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम इसका ख्याल ही छोड़ दो। 2-4 दिन की मुश्किल है, कट जाएगी। 2-4 दिन बहुत जल्दी बीत गए। मुश्किलें बरकरार रहीं। माँ ने फिर पिताजी से अपने सिलसिले में कोई बात नहीं की। हाँ, एक दिन वो महल्ले की 2-3 औरतों के साथ कहीं गई थी। आई तो अपने साथ बहुत सा कपड़ा ले आईं, फिर फौरन ही उसे काटने बैठ गईं। शाम तक उन्होंने कई ब्लाउज और पेटीकोट काट डाले और उन पर हाथ की कच्ची सिलाई भी कर दी। पिताजी रोज की तरह शाम को आए तो उन्होंने भी देखा ये सब। ताज्जुब में पड़कर उन्होंने जैसे कुछ कहना चाहा, फिर चुप रहे। माँ हर तीसरे चौथे दिन जाती। वो कपड़े लाती, काटती, उन पर कच्ची सिलाई करती, फिर उनके साथ ही बाजार जाने वाली एक औरत उन पर बखिया कर लेती और वो उन्हें दुकानदार के यहाँ पहुँचा आती। लेकिन वो हर रोज़ कपड़े न ला पाती। कभी काम न मिलता तो खाली हाथ ही वापस आना पड़ता। पिताजी का पढ़ना भी बंद हो गया था। एक दिन वो लौटे तो उनके साथ एक अजनबी आदमी था। उसे बिठाकर पिताजी अपनी किताबों की अलमारी के पास गए और एक एक कर अलमारी से किताबें निकाल निकाल कर ज़मीन पर फैलाने लगे। वो आदमी रद्दी किताबें बेचने वाला था। वो हर एक किताब गौर से देखता और किताब की हालत के मुताबिक उन्हें अलग अलग ढेरियों में रखता जाता। सारी किताबों की ढेरियां लग गईं तो वो कुछ देर तक दाम का हिसाब लगाता रहा। बिलाखिर हिसाब लगा चुका तो कहा, सारी 20 रुपए की होंगी बाबूजी। माँ अब तक सहमी हुई ये सब कुछ देख रही थी। 20 रुपए का नाम सुना तो पिताजी के जवाब देने से पहले खुद ही आगे बढ़ाई और कहा, तुम रहने दो, किताबें हमें नहीं बेचनी हैं। किताब वाला उलझन में पड़कर पिताजी को देखने लगा। पिताजी ने कहा, नहीं भाई, इनकी बातों का ख्याल न करो। हाँ, दाम तुम कम ज़रूर दे रहे हो। नहीं नहीं, माँ बोली, 100 रुपए दें तो भी किताबें नहीं बेचनी हैं। आखिर क्या करना है इनका? इन्हें पढ़ चुका हूँ, इन्हें बेचकर दूसरी किताबें ले आऊँगा। आखिर 25 रुपए में सौदा हो गया
और किताब वाला किताब की ढेरियां बांधकर चला गया तो पिताजी ने वो रुपए माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम नाहक परेशान होती हो, अभी हमारा वक्त खराब है। तुम तो कह रहे थे कि दूसरी किताबें खरीदने के लिए इन्हें बेच रहा हूं। तुम्हें हमारी कसम, किताबें ही खरीदना इन पैसों से। उस दिन माँ अपने आप को फिर रोक नहीं पाई और बहुत देर तक रोती रही। अगले हफ्ते पिताजी को काम मिल गया। जब वो घर लौटे तो रोज की तरह थके और निढाल नहीं थे। ना उम्मीद होकर चारपाई पर देर तक बैठे भी नहीं। आते ही हाथ मुंह धोए और खुद ही खाने की मांग की और खाना खाने के दरमियान ही काम मिल जाने की खुशखबरी दी। जब ही तो मैं कहूँ आज ज़रूर कोई बात है। माँ का भी चेहरा खिल उठा। उन्होंने बताया, तनख्वाह पहली नौकरी से 10 रुपए कम है, फिर भी मैंने मान लिया। काम ना होने से तो अच्छा है। मल्लू ने मुझसे लड़ना झगड़ना छोड़ रखा था। उस दिन बहुत दिनों बाद उसने मुझे चुटकी काटी। मैंने उसकी पीठ पर धूल जमाई। उसने भागकर माँ से शिकायत की। माँ ने हमें झिड़का, लेकिन चेहरे और आंखों में हंसी छलक रही थी, जैसे हम पिताजी और माँ को बरसों में देख रहे थे। मल्लू को उठाकर दुलारा और मुझे पुचकार कर अपने पास बिठाया। पहली तनख्वाह पर हमारे लिए कपड़े और किरमिच के जूते खरीदे गए। पिताजी फिर शाम को पुरानी किताबें लाते और माँ सब्जी लाने के लिए उन्हें उठाने से माजूर होकर अपने कर्म को कोसने लगती। एक दिन वो फिर कोई किताब या अखबार नहीं लाए। हमने फिर सारा सिलसिला जोड़ लिया। उस दिन मैंने मल्लू की गेंद अपने थैले में रख ली थी और इसके लिए वो मुझसे सारा दिन लड़ता रहा था, लेकिन अब वो अपनी गेंद भूल गया। पिताजी चारपाई पर सर थामकर बैठ गए। माँ ने किसी तरह चाय बनाई और पिताजी के आगे तिपाई पर रख दी। उन्होंने काफ़ी देर तक उसकी तरफ देखा भी नहीं। माँ जैसे अंदर से कांप उठी थीं। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर उन्होंने कहा, चाय पी लो जी, ठंडी हो रही है। हाँ, पी लेता हूँ। आज क्या हो गया जो इस तरह बैठे हो? उन्होंने जैसे जानते हुए भी पूछा। क्या काम से जवाब मिल गया? नहीं, जवाब तो नहीं मिला है, पिताजी ने कहा। फिर इस तरह क्यों बैठे हो? तबीयत खराब है? नहीं। फिर सोचता हूँ ये काम कर सकूंगा या नहीं। क्यों? पिताजी फिर कुछ देर तक नहीं बोले। बोलते क्यों नहीं जी? जब जवाब नहीं मिल गया तो ऐसा क्यों सोच रहे हो? माँ अब फिर मुतमईन हो गई थी। वो काम छूटने से भी भयानक बात है, पिताजी ने कहा। अंगीठी पर पंखा झलते झलते माँ का हाथ अचानक रुक गया। पिताजी जैसे अपने आप से कहते रहे, हाँ, काम छूटने से भी भयानक। समझ, क्या पहले तुम्हें मालूम था? माँ ने पूछा। मालूम था, लेकिन हड़ताल की वजह से जिनकी छुट्टी करके हमें रखा गया था वो आज जुलूस बना कर आए थे। 25-30 लोग, साथ में उनकी औरतें और बच्चे भी थे। फिर पुलिस आई और लारियों में भरकर उन्हें ले गई। क्या और लोगों ने भी यही फैसला किया है? औरों की बात नहीं जानता, पिताजी ने कहा, लेकिन क्या अब वहां जाना ठीक होगा? माँ कुछ नहीं बोली। पिताजी भी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने ही कहा, तुमने बताया नहीं, क्या वहां जाना अब ठीक होगा? मुझसे कहलवाना क्यों चाहते हो? नहीं जाओगे तो क्या मैं जिद करूंगी? माँ ने कहा। अंगीठी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। उनके हाथों में जैसे अब पंखा झलने की ताकत नहीं रह गई थी और हमें लगा अब उसमें कभी फिर आंच नहीं उठ सकेगी। पिताजी निढाल होकर चारपाई पर लेट गए। उनकी निगाह हमारे ऊपर पड़ी। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, बाहर जाकर खेलो। हमने जैसे सुना नहीं। पिताजी अचानक चीख पड़े, जाओ, खेलते क्यों नहीं? कम से कम इस वक्त मेरे सामने से चले जाओ। हम सहम कर एक कोने में दुबके रहे, लेकिन वो इस तरह चीख क्यों रहे थे, हम इसका कोई सिलसिला नहीं जोड़ सके।